आइए अब क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। कह रहा है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और उसका मास है 9.1 × 10⁻⁻28 ग्राम, मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 3 × 10⁴ सेंटीमीटर पर सेकेंड, एक्यूरेट अप टू 0.001% will be use h upon 4 pi in uncertainty expression here where h is equal to 6.626 × 10⁻27 अर्ग सेकेंड। कह रहा है कि कोई इलेक्ट्रॉन है, उसका द्रव्यमान जो है 9.1 × 10⁻28 ग्राम है, वो 3 × 10⁴ सेंटीमीटर पर सेकेंड के वेग से चल रहा है। तो उसकी पोजीशन यानी स्थिति में अनसर्टेनिटी मतलब अनिश्चितता हमको बताना है, और ये जो वेग दिया गया है उसका एक्यूरेसी दे दिया है 0.001% और मान दे दिया है कि h/4 पाई हमको रखना है अनिश्चितता के एक्सप्रेशन में यानी प्रेजेंटेशन में व्यक्त करने में, जहाँ h यानी प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू दे दी है 6.626 × 10⁻27 अर्ग इंटू सेकेंड। तो वेग में अनिश्चितता दे दिया है और हमको स्थिति में अनिश्चितता बताना है। द्रव्यमान दे दिया है इलेक्ट्रॉन का, h माने प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू दे दिया। तो यहाँ पर देखते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो क्वेश्चन में दिया गया है 9.1 × 10⁻28 ग्राम। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन का वेग ये भी क्वेश्चन में दे दिया गया है 3 × 10⁴ सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखिए ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड मतलब सीजीएस सिस्टम है, एमकेएस नहीं है। एक्यूरेसी इक्वल टू 0.001%, इसका मतलब 0.001% मतलब प्रति 100 तो बटे 100 कर दिया। अब प्लैंक कांस्टेंट h बराबर 6.626 × 10⁻27 अर्ग इंटू सेकेंड दिया गया है क्वेश्चन में। वी नो दैट एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जो वेग है इलेक्ट्रॉन का वो इतना है और उसमें परिशुद्धता एक्यूरेसी मतलब परिशुद्धता 0.001% है, इसलिए हकीकत में वेग कितना होगा ΔV = 3 × 10⁴ गुणे परिशुद्धता का गुणा कर दिया यानी 0.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इतना एक्यूरेसी है मतलब सही नाप सकते हैं इतना। Therefore uncertainty in position, इसलिए स्थिति में अनिश्चितता क्या होगी इलेक्ट्रॉन की ΔX = h/4 पाई m ΔV। ΔX इंटू ΔP हमारा फार्मूला होता है ΔX इंटू ΔP इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू h/4 पाई के। तो ΔX इंटू यही ΔP हमारा m ΔV है क्योंकि यही संवेग है, इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू h/4 पाई के। तो ΔX इक्वल टू h/4 पाई, ये पूरा उठ के नीचे चला जाएगा m इंटू ΔV। वही चीज़ देखो यहाँ पे लिखी गई है। अब h की वैल्यू रख देंगे 6.626 × 10⁻27 अपान 4 पाई वैसे रहेगा। द्रव्यमान हमारा इलेक्ट्रॉन का 9.1 × 10⁻27 दिया गया है क्वेश्चन में, अर्ग दिया गया ऊपर ग्राम सीजीएस में है तो ग्राम होगा, और 4 पाई ये ग्राम हो गया इंटू वेग हमारा, वेग में एक्यूरेसी कितनी है 0.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 0.3 कर दिया। सॉल्व किए तो आ गया 1.93 सेंटीमीटर। इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डू नॉट फॉर्म ए पार्ट ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। हर चीज को ध्यान से पढ़ा करिए, अगर क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ ले रहे हैं उतने बड़ी बात है। डू नॉट पूछ रहा है मतलब कौन सा बोहर जो हाइड्रोजन में बोहर मॉडल था हाइड्रोजन परमाणु का, तो उसके लिए कौन सा सटीक नहीं बैठता है चार में से।
अगर ये नाट को नहीं ध्यान दोगे तो सटीक बैठता है उसी को मार के चले आओगे, और सटीक 4 बैठते हैं, वो ऐसा घुमाएगा वहाँ पे, सबसे लास्ट में सही वाला ऑप्शन देगा और तुम्हें लगेगा कि ये भी तो सही है, उसी को मार के चले आओगे। तो 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 35 नंबर का देखिए, डी वाला ऑप्शन सही। हमने बताया ना कि वही लास्ट में देगा गलत वाला। इट इज हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड नॉट बोहर्स पास्टुलेट। ये चीज गलत है। कह रहा है बोहर के पास्टुलेट मतलब जो उन्होंने सोचा, कल्पना की जो, तो कह रहा है कि हाइजेनबर्ग अनिश्चितता प्रिंसिपल है ये, जो भी उसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये बोहर का पास्टुलेट नहीं है, बोहर की कल्पना नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डू नॉट फॉर्म ए पार्ट्स ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ये डी वाला, द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट कैन नॉट बी डिटरमाइंड साइमल्टेनियसली। तो स्थिति और वेग दोनों इलेक्ट्रॉन के एक साथ नहीं डिटरमाइंड यानी बताए जा सकते हैं। तो ये हमारा हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत था, ना कि बोहर का परमाणु मॉडल। अब बोहर के परमाणु मॉडल में 3 कौन से थे वो देखिए, लिखा गया है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट आर क्वांटाइज, मतलब किसी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है वो निश्चित होती है। द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट नियरेस्ट द न्यूक्लियस हैज द लोवेस्ट एनर्जी। जो न्यूक्लियस के सबसे नज़दीक होता है उस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा सबसे कम होती है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन डिफरेंट ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये तीनों देखो बोहर ऑर्बिट की, बोहर के परमाणु मॉडल की बातें हैं। तो तीनों हमारे बोहर मॉडल के हिसाब से हैं। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन डिफरेंट ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। और पोजीशन और वेलोसिटी मतलब स्थिति और वेग दोनों का एक साथ निर्धारण नहीं किया जा सकता। यह हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत था। अब क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल परमाणु का क्या है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो दिए गए हैं। 4D 5p 5f 6p ऑर्बिटल आर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एनर्जी। द करेक्ट ऑप्शन इज, अब देखिए हमने बताया था कि जो ऊर्जा के बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में एनसीईआरटी में जो दिया गया है उसको याद कर लीजिए, वो पूछा जाएगा। तो वही पूछ रहा है कि ये 4 ऑर्बिट हैं, ऑर्बिटल्स हैं यानी कक्षक हैं, इनको जो है सही ढंग से ऊर्जा के घटते क्रम में, ध्यान दीजिए, डिक्रीजिंग एनर्जी के क्रम में रखना, इंक्रीजिंग में नहीं। तो डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग को ध्यान रखिएगा। डिक्रीजिंग एनर्जी लेवल मतलब आगे की ओर चलें तो ऊर्जा घटे, पहले वाले की ज्यादा हो। तो इसको देखते हैं। बी वाला हमारा करेक्ट है। बी में क्या है, 5f फिर 6p 5p 4d, सबसे ज्यादा 5f की फिर 6p की फिर 5p की फिर 4d की। इसको याद कर लीजिएगा, हमने पूरा क्रम बताया था। और एक तरीका भी है इसको निकालने का, वो बता रहा है। देखिए, हायर द वैल्यू ऑफ n+l फॉर एन ऑर्बिटल हायर इन इट्स एनर्जी। तो ये पीछे भी जब एनसीईआरटी पढ़ रहे थे तब भी आया था और यहाँ भी आ गया है, तो इसको ध्यान दीजिए, ये अंडरलाइन कर लीजिए। तो n+l की वैल्यू जिसके लिए ज़्यादा होगी उसके लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी का लेवल होगा। तो 5f के लिए देखिए 5f, तो इसके लिए n हमारा 5 हो जाएगा मुख्य क्वांटम संख्या, प्लस l की वैल्यू sp df, l की वैल्यू s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3 ये होती है। तो n+l 5f है, तो f के लिए 3, तो यहाँ 3 रख देंगे तो आ गया 8। इसी प्रकार 6p के लिए n की वैल्यू 6p, इसके लिए क्या होगा, n यानी मुख्य क्वांटम संख्या 6 हो जाएगी, प्लस p
पी के लिए 1 होता है यल की वैल्यू, तो आ जाएगा 7। अब 5p, 5p के लिए एन की वैल्यू 5 हो गई और एल की वैल्यू 1 हो जाएगी, आ जाएगा 6। 4d देखते हैं। अब अगली कक्षा के लिए देखते हैं 4d। 4d में n बराबर 4 हो जाएगा और d है तो d के लिए 2 हो जाएगा, आ जाएगा 6। तो देखिए n प्लस रूल में 5f के लिए, ये f है, 5f के लिए 8 आ रहा है तो सबसे ज़्यादा 5f की हो जाएगी। 6p के लिए 7 आ रहा है तो उससे कम 6p की हो जाएगी। 8 7 6 6। अब इन दोनों के लिए देखिए 6 6 बराबर है, 5p के लिए भी 6 है और 4d के लिए भी 6 है। तो इसमें क्या हमने बताया था, इसमें बताया था कि जब बराबर हो जाएगा तो जिसका मुख्य क्वांटम संख्या ज़्यादा होगा यानी n की वैल्यू ज़्यादा होगी, इसका मतलब उसकी कक्षा ज़्यादा दूर है इसलिए उसकी ऊर्जा ज़्यादा होगी। तो 5p में देखिए यहाँ 5 आ रहा है, इसमें 4, मुख्य क्वांटम संख्या 5 की ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि 5p वाली की ऊर्जा ज़्यादा होगी, 4d की कम होगी। इस तरीके से हम लोगों को निकाल लेना है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। कह रहा है कि ऑर्बिटल हैविंग 3 एंगुलर नोड्स एंड 3 टोटल नोड्स आर, कोई ऑर्बिटल है उसमें 3 कोणीय नोड हैं और 3 टोटल नोड हैं, तो ऑर्बिटल कौन सा है ये बताना है। अब देखिए आंसर हमने जो है एनसीईआरटी में पढ़ा था वही पूरी चीज़ें हैं, तो इसको यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा बॉक्स में बंद कर लीजिए। नंबर ऑफ स्फेरिकल या रेडियल नोड इन एनी ऑर्बिटल, किसी भी ऑर्बिटल यानी कक्षक में स्फेरिकल मतलब गोलीय या रेडियल मतलब त्रिज्यीय, गोलीय या त्रिज्यीय नोड अगर हमको निकालना हो तो उसका फार्मूला होता है n माइनस l माइनस 1, ये होता है। अभी हमारा फार्मूला हो गया, इसको याद कर लीजिए। अब कह रहा है नंबर ऑफ प्लैनर या एंगुलर नोड इन ऑर्बिटल, तो प्लैनर और एंगुलर नोड कितने हो जाएंगे ऑर्बिटल, ये क्वेश्चन में दिया गया है l की वैल्यू 3, ये एंगुलर या प्लैनर नोड को l से डिनोट करेंगे, l की वैल्यू दे दिया है 3, और टोटल नंबर ऑफ नोड इन एनी ऑर्बिटल वो n की वैल्यू है, तो n दे दिया है n माइनस 1 इक्वल टू 3, तो n बराबर हो जाएगा 4। दस द ऑर्बिटल इज 4f, ये हमारा s p d f बार बार बता चुके हैं। l की वैल्यू s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3, तो l की वैल्यू 3 है, इसका मतलब ये f होगा। और n की वैल्यू 4 आ गई, n माइनस 1 इक्वल टू 3 है। टोटल नंबर ऑफ नोड क्वेश्चन में दिए गए हैं 3, तो ये हमारा n की वैल्यू 4 आ गई तो 4 हो गया मुख्य क्वांटम संख्या, l 3 है, 3f में होता है, तो 4f हमारी ऑर्बिटल यानी कक्षक हो गया। तो देखिए ये दो फार्मूले हैं हमारे पास, इन दोनों को याद कर लीजिए। टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन एनी ऑर्बिटल इक्वल टू n माइनस 1 होता है, और नंबर ऑफ स्फेरिकल और रेडियल ऑर्बिटल इन रेडियल नोड्स इन एनी ऑर्बिटल इक्वल टू n माइनस l माइनस 1 होता है। ये दो फार्मूले होते हैं, तो n हमारा ये मुख्य क्वांटम संख्या निकल के आएगी, ये n यहाँ पे आ जाएगा, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये हो जाएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको ये दो फार्मूले याद कर लीजिए, इसी से आपका काम हो जाएगा। l की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है और टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन एनी ऑर्बिटल ये दे दिए गए हैं 3,
और ये बराबर होता है n-1 के, तो n-1 इक्वल टू 3 लिख दिया। तो n निकालेंगे तो उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, यानी n की वैल्यू आ जाएगी 4। n हमारी मुख्य क्वांटम संख्या है, तो मुख्य क्वांटम संख्या 4 आ गई, l की वैल्यू 3 आ गई। तो 3 f ऑर्बिटल के लिए होता है, सब सेल के लिए होता है, और ये हमारा 4 मुख्य क्वांटम संख्या है, तो 4f हमारा ऑर्बिटल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। विच वन इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट। फिर देखिए गलत पूछ रहा है और तुम लगा के चले आओगे सही वाला। तो गलत पूछ रहा है, गलत हमको बताना है कि गलत कौन सा। अब देखिए अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी द करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ n इज। अब देखिए n 7n 14 होता है, 7n 14, तो 7 इलेक्ट्रॉन हमको भरना है, तो 4 ऐसे भरेंगे और 2 ऐसे। तो हमने बताया था कि कोई जो कक्षक जैसे इसमें मान लीजिए 4 की बजाय 5 भरना होता, तो पहले एक एक ही सब में भरते, फिर उसका उल्टा करके भरते। ऐसा नहीं है कि 2 एक साथ इसमें भरते हैं, 2 एक साथ इसमें, फिर 2 एक साथ इसमें, पहले एक एक भरेगा। अब चूंकि ये अकेले ही हैं, यस भी अकेला कक्षक, इसमें एक ही खाना है, इसमें एक ही खाना है, यानी एक ही ऑर्बिटल है, तो इसमें एक साथ 2-2 भरे गए हैं क्योंकि एक ही है। लेकिन ये 3 है तो पहले एक एक भरेगा, फिर उसके बाद दूसरा। अब देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है 38। ये देखिए यहाँ इसमें उल्टा भर दिया है, उल्टा, इसलिए गलत हो गया। इसमें उल्टा भर दिया, पहले सीधा सीधा भरेंगे फिर दोबारा उल्टा से भरना शुरू होगा, तो यही वाला हमारा इनकरेक्ट यानी गलत हो जाएगा, बाकी सही होंगे। टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस ऑर्बिटल इज इक्वल टू 0। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम, अभी ऊपर ही क्वेश्चन आया था, तो एंगुलर मोमेंटम किससे बताते हैं? एंगुलर मोमेंटम यल होता है। तो यल यस में यल की वैल्यू 0 होती है, पी में 1 होती है, डी में 2 होती है, एफ में 3 होती है, तो यल की वैल्यू 0 है, एकदम सही कह रहा है। अगला कह रहा है कि एन ऑर्बिटल इन इज डिजाइंड बाय 3 क्वांटम नंबर्स व्हाइल एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज डेसिग्नेटेड बाय 4 क्वांटम नंबर। तो कह रहा है कि किसी ऑर्बिटल में एन ऑर्बिटल इज डिजिग्नेटेड बाय 3 क्वांटम नंबर। किसी ऑर्बिटल को 3 क्वांटम नंबर द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इलेक्ट्रॉन इज एन एटम इज डिजिग्नेटेड बाय 4 क्वांटम नंबर। सही बात है, किसी कक्षक की 3 क्वांटम नंबर होती हैं, एन, एल और एम एल। एन है, एम नहीं, एन ये मुख्य क्वांटम संख्या हो गई। ये दिगंशी क्वांटम संख्या यानी इंग्लिश में एजीमुथल क्वांटम संख्या कहते हैं, और ये मैग्नेटिक क्वांटम संख्या यानी चुंबकीय क्वांटम संख्या। ये 3 कक्षक के लिए हो गई ऑर्बिटल के। एक चौथी होती है एम एस, स्पिन क्वांटम नंबर यानी चक्रण क्वांटम संख्या। तो चक्रण क्वांटम संख्या हमारी इलेक्ट्रॉन की होती है। जैसा हुन्स रूल में है कि एक एक भर जाता है, लेकिन एक ही कक्षा में विपरीत चक्रण के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ऊपर की दाहिनावर्त, एक वामावर्त, यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो ये इलेक्ट्रॉन के लिए 2 हो जाएंगे, लेकिन कक्षक के लिए तो 3 ही होंगी ना, चौथी तो इलेक्ट्रॉन के लिए। तो बी वाला भी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। सी वाला तो गलत हो ही गया। डी वाला देखते हैं। द वैल्यू ऑफ यम फॉर dz स्क्वायर इज 0। तो यम की वैल्यू dz स्क्वायर सेल के लिए जो है हमारी 0 होती है। एनसीईआरटी में पूरा फिगर सहित हम लोगों ने पढ़ा था। तो इसको एनसीईआरटी में देखिएगा, श्रोडिंगर इक्वेशन जो है उसमें नीचे जो एक जगह पूरा एनसीईआरटी बुक में फिगर बना हुआ है। तो जो dz है
वो इस तरह बना हुआ है, दिखा देते हैं। dz ऐसे बना हुआ है, इसमें ऊपर ऐसे और इसमें नीचे, तो ये जो है ये dz स्क्वायर हो जाता है कक्षक जो है। तो इसके लिए द वैल्यू ऑफ m जो है हमारी 0 हो जाएगी। यहाँ पर m हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर देखिए गलत पूछ रहा है, कह रहा है विच वन इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा गलत ऑप्शन है ये पूछ रहा है। तो ध्यान देना है, गलत ज्यादा पूछता है। तो 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है। द एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल इज लेस देन द एनर्जी ऑफ 2p ऑर्बिटल इन केस ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम। कह रहा है 2s की 2p से ज्यादा एनर्जी है। 2s ऑर्बिटल, द एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल इज लेस देन द एनर्जी ऑफ 2p ऑर्बिटल, यानी 2s की एनर्जी कम है 2p से, यानी 2s स्मॉलर देन 2p इन केस ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम, हाइड्रोजन जैसे एटम के लिए। तो अब चूंकि हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होगा तो उसमें 1s ही हो सकता है, 2s 2p नहीं हो सकता, इसीलिए ये गलत हो गया। इसको देखते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है उसको 1s में ही भरा जा सकता है। तो इसको देख लेते हैं। तो 39 नंबर में देखिए, इन केस ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम, यानी हाइड्रोजन जैसे एटम के केस में एनर्जी डिपेंड ऑन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ओनली। एनर्जी होगी वो केवल मुख्य क्वांटम संख्या पर निर्भर करेगी, यानी n पर, n की वैल्यू पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो एक ही है ना, एक इलेक्ट्रॉन है, वो भी पहले 1s ऑर्बिटल में भरता है। Hence 2s ऑर्बिटल वी हैव एनर्जी इक्वल टू 2p ऑर्बिटल। यहाँ पर जो 2s ऑर्बिटल है, hence जबकि 2s ऑर्बिटल विल हैव एनर्जी इक्वल टू 2p ऑर्बिटल, जबकि 2s ऑर्बिटल की एनर्जी 2p ऑर्बिटल के बराबर है। अब यहाँ पर बराबर कैसे मानी जा रही है? बराबर इसलिए कि एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो चाहे जिसमें हो, जब n की वैल्यू सेम ही है, तो n की वैल्यू जब सेम ही है और एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो चाहे 2s और चाहे 2p, उससे कोई मतलब नहीं। तो एनर्जी जो है, चूंकि 1s में जा रहा है, 2s 2p नहीं है इलेक्ट्रॉन के लिए, तो इसलिए जो है ये क्वेश्चन हमारा आंसर गलत हो जाएगा। और 2s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल दोनों की एनर्जी बराबर होगी। तो यहाँ पर जब हाइड्रोजन लाइक एटम है तो कह रहा है एनर्जी डिपेंड्स ऑन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, केवल n पर डिपेंड करेगी एनर्जी हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, क्योंकि उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो चाहे 2s और चाहे 2p हो, सबके लिए एनर्जी इक्वल होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक ही है। तो एक ही इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी जगह जाएगी? एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उसकी एक ही एनर्जी होगी। तो इस प्रकार से सी वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि उसमें लेस देन कहा है। अब ये पहला देखिए, जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज ग्रेटर दैन इक्वल टू एच अपान 4 पाई। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमारा डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी होता है, इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच अपान 4 पाई के। इसको ध्यान देना है, या तो ये गलत लिख दिया है क्योंकि अगर इसको लिखा है किताब वाले ने तो इसका मतलब भी तो लिखना चाहिए। इसका मतलब तो समझ में आता है कि चलिए एनर्जी होगी, और ये क्या टाइम का डिफरेंस है, ये एनर्जी है, ये टाइम है। तो या तो आप डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी की बीमा निकाल लीजिए, अगर इसकी बीमा के बराबर है तो इसका मतलब ये चीज़ जो लिखी है ये एनर्जी है, ये टाइम है। तो इसको देख लेते हैं, अगर ऐसा होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर गलत लिखा गया है। तो यहाँ पर जांचने पे पता चल रहा है, देखिए कि ये चीज़ सही लिखी गई है। ये ऊर्जा का अंतर है और ये समय का अंतर है।
तो पहले हमने इसकी बीमा निकाली, तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी की बीमा निकालेंगे। तो डेल्टा एक्स हमारी दूरी है, तो दूरी के लिए यल हो गया, और डेल्टा बी हमारा संवेग है यानी द्रव्यमान गुणे वेग, तो द्रव्यमान की यम हो गई, और वेग मीटर प्रति सेकंड होता है, तो मीटर के लिए यल, प्रति सेकंड के लिए t-1 हो गई। इसको सॉल्व किए तो आ गया ml स्क्वायर t-2, एल मिलके एल स्क्वायर हो जाएंगे। तो ये हमारी डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी की बीमा हो गई, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी की ये बीमा हो गई। ये अब डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी की बीमा निकालते हैं। तो डेल्टा ई हमारी ऊर्जा है, ऊर्जा कहें चाहे कार्य कहें, W बराबर mgh होता है, तो mgh से निकालना सबसे सरल है, स्थितिज ऊर्जा। तो यम के लिए यम हो गया, द्रव्यमान के लिए g गुरुत्वीय त्वरण है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, तो मीटर के लिए यल हो गया, प्रति सेकंड स्क्वायर के लिए t-2 हो गया। यह ऊंचाई है, ऊंचाई को भी मीटर में नापेंगे तो उसके लिए यल हो गया। तो ये पूरा आ गया ml स्क्वायर t-2, एल मिलके एल स्क्वायर हो गया। अब बचा टाइम, तो टाइम के लिए ये t हो गया, तो इसको निकाला तो ml स्क्वायर t-1 आ गया। तो देखिए जो ml स्क्वायर t-1 डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी के लिए है, वही डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी के लिए भी बीमा है, डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी। इसका मतलब डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी की जगह डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी लिखा जा सकता है, तो उसने लिख दिया है, इसका मतलब ये सही है, इसीलिए ये भी ऑप्शन हमारा सही है। तो इन बातों को ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। कह रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कैन फिट इन द ऑर्बिटल फॉर विच n बराबर 3 एंड l बराबर 4। अब देखिए n बराबर 3 है, l बराबर 4 है, तो s p d f, l की वैल्यू s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3। l की वैल्यू 1 है, इसका मतलब p है, इसका मतलब p में हमारे 3 कक्षक होते हैं, p में 3 कक्षक होते हैं। कह रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कैन फिट इन द ऑर्बिटल फॉर विच n बराबर 3 एंड l बराबर 1। तो ये p सबसेल हो गया हमारा, l बराबर 3 आ गया, यानी p सबसेल हो गया। अब देखिए इसी जगह आप अगर अच्छे से नहीं समझ रहे हैं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो p सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, पहले एक एक भर जाएगा ऐसे, फिर अपोजिट उसके उल्टा चक्रण में फिर एक एक भरेगा, मतलब 6 है p सबसेल में। p सबसेल यानी p उपकक्षा में, उपकोष में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन इन p सबसेल, ठीक ना। और इस p उपकक्षा में 3 कक्षक हैं और प्रत्येक कक्षक में 2-2 इलेक्ट्रॉन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पे गलती हो जाती है। तो 40 का देखिए ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये बात नहीं समझ में आ रही तो गलती हो जाएगी। तो हमारा अब देखिए समझा रहा है कि n बराबर 3 l बराबर 1, इसका मतलब 3p एंड ए पर्टिकुलर 3p ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट ओनली 2 इलेक्ट्रॉन। फिर से समझ लीजिए, ये p है, ये p है, p में 3 होते हैं, तो 3 कक्षक हैं। p हमारी उपकक्षा है, उपकक्षा अंग्रेजी में सबसेल बोलते हैं, सबसेल। और इस p कक्षा में 3 कक्षक हैं, 3 कक्षक यानी ऑर्बिटल। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए, नहीं 6 आंसर मार के चले आएंगे। तो इसमें 2 भर गए, एक एक पहले भरा, फिर इसमें भरा, फिर इसमें, इसमें। तो 3 कक्षक हैं ऑर्बिटल, और प्रत्येक कक्षक में पूछ रहा है तो प्रत्येक में 2 ही हैं। अगर p उपकक्षा पूछता कि p सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन है तो 6 हो जाते। तो इस बात को ध्यान देना, नहीं गलती करोगे हर जगह। तो p सबसेल 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, और
पी सबसेल में 3 कक्षक हैं और प्रत्येक कक्षक में 2-2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो हमसे ऑर्बिटल यानी कक्षक में पूछा है तो 2 ही होंगे, तो 40 का ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करके निकालेंगे, नहीं तो नीट में क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, आते रहेंगे आपको फिर भी गलत हो जाएंगे। तो आज यहीं तक, अब अगले लेक्चर में 41 नंबर क्वेश्चन से स्टडी करेंगे।